हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की जबरदस्त रिवीजन क्लासेस। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आप उन 10% विद्यार्थियों में आते हैं, स्टूडेंट्स में आते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को लेकर सीरियस हैं। क्योंकि 90% से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को ओपन ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी देख लेंगे पहले कि ये वीडियो लगभग 1 घंटे की है और वो पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं ताकि आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में वस्तु के प्रकार। अब सबसे पहले जरूरी ये है समझना कि हम वस्तु के प्रकार पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन हो, चाहे जीडीपी की डेफिनेशन हो, और बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है वस्तु और सेवाएं। तो इन वस्तु और सेवाओं को किस कैटेगरी में बांटा गया, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किन कैटेगरी में वस्तु सेवाओं को बांटा जाता है। तो पहली कैटेगरी अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु है, और सेकंड कैटेगरी है हमारी उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली कैटेगरी की जो वस्तु है उनके बारे में बात करेंगे, यानी आज हम बात करेंगे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको डिस्कस करना। पहले हम बात करेंगे अंतिम वस्तुओं के बारे में। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, यानी जिनका उत्पादन हो चुका है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। यानी वो वस्तुएं जो तैयार हो चुके हैं, जिनको कोई भी उपभोक्ता यूज कर चुका है, कर सकता है, उत्पादन की रेखा जो क्रॉस कर चुकी हैं और अपने जो अंतिम प्रयोगकर्ता है उसके लिए तैयार है, यानी उनमें भी कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, यानी सीधा उसको कोई भी जो एंड कंज्यूमर है, जो अंतिम उपभोक्ता उसको यूज कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो अंतिम वस्तु है कितने प्रकार की होती है, अंतिम वस्तु में क्या कैटेगरी होती है। तो अंतिम वस्तु दो तरह की होती है, अंतिम भोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु है। तो इन दोनों कैटेगरी को भी हम समझते हैं कि अंतिम वस्तु में इन दोनों कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं। पहले हम बात करेंगे अंतिम भोक्ता वस्तुओं के बारे में, फिर अंतिम उत्पादक वस्तुओं के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पहले अंतिम भोक्ता वस्तुएं। तो ये वे वस्तुएं हैं जो अंतिम रूप से, ये वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से क्या करते हैं, उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिनको हम खरीदते हैं। आराम से समझते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाती है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको हम अंतिम भोक्ता वस्तु कहते हैं। इसमें आपका दूध, ब्रेड, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें हो सकती हैं जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अंतिम उत्पादक वस्तु है। जैसे मैंने बताया था कि अंतिम वस्तु को दो कैटेगरी में बांटा गया है, अंतिम भोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु है। तो हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, अंतिम उत्पादक वस्तु है। तो ये कौन सी वस्तु होती है? ये वस्तुएं अंतिम रूप से उत्पादकों द्वारा इनको खरीदा जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में सामान्यतः इनका प्रयोग स्थिर परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर हैं, जो किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं, वो खरीदते हैं और इनका उत्पादन प्रक्रिया में किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उसमें यूज करते हैं, उनको स्थिर परिसंपत्ति के रूप में। स्थिर परिसंपत्ति यानी जिसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें हमारी स्थिर परिसंपत्ति के रूप में आती है। किसान की बात करें तो उसके लिए ट्रैक्टर क्या है? स्थिर परिसंपत्ति है, जो उत्पादन करने के लिए अपना उसको यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, यानी कि जो कैटेगरी की जो दूसरी चीज थी, जब हमने पहली कैटेगरी बात की थी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, तो हमने अंतिम वस्तु के बारे में चीजें डिस्कस कर ली कि अंतिम वस्तु क्या होती हैं और उसकी दो कैटेगरी, अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु, उसके बारे में हमने बात कर ली। बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी की जो सेकंड वस्तु है यानी कि मध्यवर्ती वस्तु, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु ये वे वस्तुएं हैं जिन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है और अभी इन वस्तु में मूल्य वृद्धि की जानी है और जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी बात में समझें नोट में, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य का भाग बन जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यानी ऐसी वस्तुएं हैं जो उत्पादन जिनमें भी होना बाकी, यानी उत्पादन की सीमा रेखा उन्होंने पार नहीं की है, अभी उनका वैल्यू एडिशन होगा, उनकी मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि अभी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कोई दुकानदार क्या करता है,
यानी कोई बेकरी वाला अगर मान लो चीनी खरीद रहा है, यानी शुगर खरीद रहा है, अंडे खरीद रहा है, तो अपना केक बनाने के लिए, तो उसके लिए वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। यानी कि प्लास्टिक से एग्जांपल के लैपटॉप बना रहे हैं तो प्लास्टिक क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु होगी, ठीक है। और साथ में इसमें वो वस्तुएं भी आती हैं जिनको हम पुनः बिक्री के लिए खरीदते हैं, जैसे मोबाइल शॉप वाले ने मोबाइल खरीदा आगे बेचने के लिए, तो अगर ऐसी वस्तु जिनको पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है तो वो भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं मध्यवर्ती वस्तु के बारे में, बात करते हैं पहले। तो यानी कि ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर, यानी उत्पादन की सीमा को रेखा को इन्होंने अभी पार नहीं किया है, यानी कि इसमें अभी उत्पादन होना बाकी है। इसमें बात करें अंतिम वस्तु में, तो ये उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं और ये अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, और ये जो अंतिम वस्तु है अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार हैं, और इनका हम अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था कि आप केक बनाने के लिए जो हम चीनी का यूज कर रहे हैं, अंडे का यूज कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कच्चे माल के रूप में यूज किया जा रहा है केक बनाने के लिए। या कुर्सी बनाने के लिए जो हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं या जो कीले वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका अंतिम वस्तु है। यानी कि हम कच्चे माल के रूप में यूज कर रहे हैं अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए, और इनका हम अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में यूज नहीं करते हैं। और इन वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है। जैसे मैंने बताया था कि एक दुकानदार होलसेल से खरीद के लेकर आता है, फिर रिटेल में आगे बेचता है, छोटा दुकानदार, ठीक है। तो इनकी पुनः बिक्री की जाती है, दोबारा बेचा जाता है मध्यवर्ती वस्तुओं को। जैसे मैंने आपको मोबाइल वाला एग्जांपल दिया कि दुकानदार मोबाइल खरीद के लेकर आया बहुत सारे, उनको फिर कस्टमर्स को बेच रहा है, तो पुनः बिक्री की जाती है। और इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। और इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, इनका मूल्य वृद्धि अभी होगी, इन मूल्य में जो इंक्रीज होगा इनका, क्योंकि इन्होंने कच्चा वस्तु को बनाया है। जैसे लकड़ी खरीदी है तो लकड़ी से कुर्सी बनाएगा, फिर कुर्सी की वैल्यू को बढ़ा के बेचेगा। यानी एग्जांपल के लिए अगर ने लकड़ी खरीदी उन्हें 500 रुपए की, तो कुर्सी को 1000 रुपए की बना के तैयार करके वो बेचेगा, यानी उनकी उसके मूल्य में वृद्धि की जाएगी। और इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो मध्यवर्ती वस्तु पे जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत, और अंतिम वस्तु पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं आपका अंतिम व्यय। इसमें अंतिम व्यय में आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसमें उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय दोनों शामिल होता है। उपभोग व्यय यानी जो उपभोक्ता करता है, और निवेश व्यय यानी कि जो उत्पादक करता है, वो दोनों शामिल होता है। और राष्ट्रीय अनुमान में हम मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, और यानी कि राष्ट्रीय आय के अनुमान में हम केवल अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो अंतिम वस्तु होती है उसमें ऑलरेडी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जुड़ा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को उसमें ऐड नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको बोलते हैं कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स। तो ये क्या होते हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, यानी कि मानव की जो जरूरतें होती हैं उनको सीधा सीधा सेटिस्फाई करती, संतुष्ट करती हैं। ये क्या हो सकती है, ये दूध, आइसक्रीम, ब्रेड, मक्खन, पनीर, ये वस्तुएं हो सकती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को सीधा सीधा संतुष्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स, यानी उपभोग वस्तु के प्रकार। जो ये उपभोग वस्तु होती हैं कितने तरह की होती हैं, तो बेसिकली 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, ये है पहले टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। उपभोग वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु एक ही बात है। टिकाऊ उपभोग वस्तु है। सेकंड है ये हमारा अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तु है। थर्ड है हमारा गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वस्तु है, एकल उपयोग वस्तु है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवाएं। अब ये क्या क्या होती है इनको एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं आपका टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, यानी कि ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ये कौन सी वस्तु होती है, तो ये वे वस्तुएं हैं जो जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा जिनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, और इन वस्तुओं का अंत तक बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कार, और ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह। ये सारी क्या होती है, हमारी टिकाऊ उपभोग वस्तु होती है जिनका हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं, बार बार लगातार यूज किया जा सकता है, और इनका मूल्य भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, यानी कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ये वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है, यानी जिनको हम 1 साल या उससे थोड़े समय के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं, और इनका जो मूल्य भी बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे हमारे हो गए कपड़े, क्रॉकरी वगैरह, बर्तन, यानी कि तो उसको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर टिकाऊ या एकल उपयोग वस्तुएं, यानी इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी ये वे वस्तुएं हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है,
जैसे हमारा दूध, पेट्रोल, मक्खन, पनीर, ये सारी जो चीजें हैं इनका हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो हमारी होती है गैर टिकाऊ या एकल उपयोग वस्तु है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेवाएं। तो सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं हैं। गैर भौतिक वस्तु यानी कि हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो गैर भौतिक होती हैं। यानी ये वे गैर भौतिक वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, घरेलू नौकर हो गया, तो इन सब की जो सेवाएं होती हैं वो हमारी गैर भौतिक वस्तु होती हैं, इनको हम सेवाएं बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पूंजीगत वस्तु है, यानी कि कैपिटल गुड्स। और ये उत्पादक की स्थिर संपत्ति होती है जो पूंजीगत वस्तु होती हैं, और इन वस्तु का उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है, यानी इनको लगातार कई सालों तक यूज कर सकते हैं उत्पादन में। इनका मूल्य भी बहुत ज्यादा होता है, और इन वस्तुओं का उपयोग करने से इनका मूल्य ह्रास होता है, यानी मूल्य में इनकी कमी आती है जब हम इन वस्तुओं को यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसके उदाहरण आपके प्लांट, मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह, जो मैंने आपको एक बार बताया था स्थिर संपत्ति में, तो वो होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं, यानी जिनको उत्पादक यूज करता है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, इनका मूल्य भी ज्यादा होता है, और जब इनको हम लगातार यूज करते हैं तो इनके मूल्य में कमी भी आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका इसमें डिफरेंस, बात करेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी उपभोग वस्तुएं तथा पूंजी वस्तुओं में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम उपभोग वस्तु और पूंजी वस्तु के बारे में बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला बात करते हैं कि ये वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोग वस्तु ये होती हैं जो मानव की डायरेक्टली आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, पूरा करती हैं। पूंजी वस्तु क्या होती है? ये वस्तु उत्पादक द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, यानी उत्पादक इन वस्तुओं का यूज करता है दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए। अब बात करें ये वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपभोग की जाती हैं, यानी परिवार लोग इसको लेकर आते हैं, इसको उपभोग करते हैं। जैसे दूध, ब्रेड, मक्खन मैंने आपको बताया था, इनको लाकर डायरेक्टली यूज करते हैं। और ये वस्तुएं परिवारों द्वारा उपभोग नहीं की जाती हैं। इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं, यानी उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर खर्चा करते हैं तो उनको उपभोग व्यय कहते हैं। और पूंजी वस्तु पर जो किया गया खर्च है, यानी जो व्यय है, उसको निवेश व्यय कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कई सालों तक यूज होगा, उसको यूज करके वो इनकम भी कमाएगा, इसलिए उसको निवेश व्यय कहते हैं। और ये उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, यानी जो वस्तु होती है जो उपभोक्ता के जीवन को बेहतर बनाती है, उनके जीवन में की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करती है, उनकी लाइफ को बेहतर बनाती है। और इन वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। यानी अगर पूंजीगत वस्तुएं ज्यादा होंगी, यानी मशीन, प्लांट, ट्रैक्टर, और जो उत्पादन प्रक्रिया में जो भी स्थिर संपत्ति यूज होती है, अगर वो ज्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, हमारे उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम पहले 5 मशीनें यूज कर रहे थे और हमने 2 मशीनें और लिया है, ठीक है, तो पहले जितना उत्पादन हो रहा था अब उससे ज्यादा उत्पादन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा कोई भी डाउट है तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कि करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे उपभोग व्यय के बारे में, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जो उपभोग पर हम खर्च करते हैं उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से हमारा अभिप्राय होता है समग्र उपभोग व्यय से। समग्र उपभोग व्यय का मतलब होता है कि सारे जो उपभोग व्यय उसका टोटल, एग्रीगेट यानी टोटल। तो इसका मतलब ये होता है कि समग्र उपभोग व्यय का, यानी जो परिवारों द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, और गैर लाभ निजी संस्थाओं के द्वारा, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, उनके द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, उस सब के जोड़ को समग्र उपभोग व्यय कहा जाता है, या समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निवेश। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हम समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो उसको हम थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे हम बात करेंगे। तो निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से। पूंजी का स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हमारा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह आता है, तो उसमें उसके स्टॉक में जो वृद्धि होती है तो उसी को बोलते हैं निवेश। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हमारे इस साल के शुरुआत में हमारे पास 10 मशीनें थी और साल के अंत तक हमारे पास 15 मशीन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने साल के दौरान 5 नई मशीनें और खरीदी हैं। तो हमारे पूंजी के स्टॉक में कितने की वृद्धि हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने, 5 मशीनों की हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो गई। तो इसी को बोलते हैं आपका निवेश। आगे बात करते हैं इसमें। तो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण कहा जाता है, यानी जो हमारे साल के दौरान पूंजी के स्टॉक में जो चेंज हो रहा है, जो हमारी 10 से 15 मशीनें हो रही हैं, उसी को कहा जाता है आपका पूंजी निर्माण।
और यानी कि हमारा आई, इसका जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डेल्टा के, इसका मतलब होता है कि आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कितना होगा जितना हमारा पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, यानी पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है, के यानी कि कैपिटल, यानी पूंजी के स्टॉक में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, निवेश होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हम बात करते हैं आगे, जो हमारा निवेश होता है वो दो तरह का होता है, स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्थिर निवेश। स्थिर निवेश को हम स्थायी निवेश भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक, स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारा प्लांट मशीनरी वगैरह होता है ये आपका सब स्टॉक का स्थिर परिसंपत्ति में आता है। तो एक साल के अंदर जो स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में जो हमारा परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, उसी को हम स्थिर निवेश कहते हैं या स्थायी निवेश कहते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। जो हमारे साल के जो अंत में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक कितना है, जैसे साल के लास्ट में हमारे पास 10 मशीनें हैं, ठीक है, और साल के आरंभ में कितनी मशीनें, मान लेते हैं साल के आरंभ में 5 मशीनें हैं, ठीक है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो कितना निकल गया है, 5। तो यानी कि हमारे साल के दौरान तो 5 मशीनों की वृद्धि हुई है। साल के लास्ट में हमने जब चेक करा तो हमारे पास 10 मशीनें हैं और साल के शुरू में हमारे पास 5 मशीनें थी, तो दोनों का जो अंतर हुआ 5 मशीनें, यानी कि जो हमारे जो स्थिर पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि हुई कितने की हुई, 5 मशीनों की। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे हम बात करते हैं, तो स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका माल सूची निवेश। माल सूची निवेश के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक, जैसा हमारे आती है तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल, इसमें होने वाले परिवर्तन को हम उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। यानी एक साल के दौरान जो तैयार वस्तु के स्टॉक में, अर्ध तैयार वस्तु के स्टॉक में या कच्चे माल में जो भी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम कहते हैं आपका माल सूची निवेश। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, तो हमारे पास जो उसका स्टॉक था, माल सूची स्टॉक जो था, इसमें तैयार वस्तु, तैयार वस्तु और कच्चा माल तीनों आता है। तो हमारा जो साल के शुरू में था हमारे पास मान लेते हैं 1000 था, ठीक है, और साल के लास्ट में हमारे पास 3000 है, तो साल के दौरान कितने की वृद्धि हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने, 2000 की हमारी वृद्धि हो गई, ठीक है। इसी को बोलते हैं माल सूची निवेश। सिंपल है कैलकुलेट करना, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक हमारा कितना है, जैसा मैंने बताया कि हमारे लास्ट में, साल के लास्ट में 2000 है, सॉरी 3000 है, और साल के आरंभ में कितना है, 1000। तो दोनों का हम अंतर कर लेंगे तो माल सूची निवेश कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यानी हम तीनों चीजें ले लेंगे, तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल, तीनों को हम जोड़ लेंगे, साल के लास्ट में कितना है उसको माइनस कर देंगे साल के शुरू में कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माल सूची निवेश। अब माल सूची निवेश भी इसमें दो तरह का होता है, वांछित माल सूची स्टॉक और अवांछित माल सूची स्टॉक। तो चलिए इसको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वांछित माल सूची स्टॉक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से। नियोजित माल सूची स्टॉक का मतलब होता है कि जिसकी हमने प्लानिंग की होती है कि हम इतना स्टॉक अपने पास रखेंगे, ताकि जो भी अगर मांग आती है, हमारे पास डिमांड आती है फ्यूचर में, उसको हम पूरा कर सकें, जिसकी हमने प्लानिंग की होती है, तो उसको आपका नियोजित माल सूची स्टॉक कहते हैं, आपका वांछित माल सूची स्टॉक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से, यानी जिसकी हमने प्लानिंग की है कि इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए हमारी आने वाली मांग को, यानी भविष्य में जो मांग आने वाली है उसको पूरा करने के। और ये उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तु की को भावी मांग को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है कि जितने हमारे भविष्य में, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी हमारी डिमांड आएगी उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पास ये स्टॉक को बना के रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उसको हम पूरा कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अवांछित माल सूची स्टॉक, यानी कि अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में। इससे अभिप्राय अनियोजित माल सूची स्टॉक से, यानी कि ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की है, ये हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। अब ये कैसे होगा इकट्ठा, कि ये सिंपल सी बात है कि जितनी हमारी मांग होनी चाहिए उससे हमारी वस्तु की मांग कम होती है, यानी अपेक्षित मांग की तुलना में वस्तु की मांग के कम होने के कारण उत्पन्न होती है। कि एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे हमने 1000 वॉशिंग मशीन बनाई है, तो हमें आशा थी कि ये 1000 बिक जाएंगे, 1000 में से 800 बिक जाएंगी, 200 हमारे स्टॉक में रह जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ मान लेते 300 ही बिकी, तो हमारे पास जो बहुत सारा स्टॉक हमारे पास बच गया। ये अपेक्षित मांग, ठीक है, यानी जितना हमारा बचना चाहिए तो उससे ज्यादा हमारे पास बच गया, तो
ये हमारी जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम होने के कारण ये ऐसा हुआ है। तो अनियोजित माल सूची स्टॉक के कारण क्या होता है, हमें हानि होती है, लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, जैसे मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाड़ी वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें गाड़ियां जैसे बिकनी चाहिए थी हमारी 1000, तो हमारी गाड़ियां बिकी है मान लेते हैं 200, 800 हमारी गाड़ियां रह गई हैं। तो क्या होता है, कंपनी हर साल कुछ ना कुछ नया कहते हैं मॉडल निकालती है, नई गाड़ियां निकालती है, तो पुरानी गाड़ियां फिर बच जाएंगी, तो उनको बेचने में उनको प्रॉब्लम आएगी। तो उनको क्या होता है, कम रेट में उनको बेचनी पड़ती है। जो अगर वो ज्यादा स्टॉक बचा रह जाता है तो उनको प्राइस कम करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, उनको लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सकल निवेश, जिसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ, स्थिर परिसंपत्ति से आपको पहले भी बताया, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ जो हमारा माल सूची स्टॉक पर जो खर्चा होता है, स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक यानी दोनों को खरीदने पर जो हमारा खर्च होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका माल सूची निवेश, सॉरी सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कि सकल निवेश कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है कि लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसमें हम ऐड कर देंगे लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर जो हमारा खर्चा हुआ है, दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आसान शब्दों में कि हमें स्थिर परिसंपत्तियों खरीदने पे जो खर्चा हुआ है और माल सूची स्टॉक खरीदने पे जो खर्चा हुआ है, दोनों को जोड़ लेंगे। बात करें दूसरा तरीका इसको निकालने का, तो सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, जिसको हम पुनर्स्थापन में भी कहते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुद्ध निवेश का मतलब क्या होता है हमारा, कि सकल निवेश में से जब हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है, इसको भी हम जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मूल्यह्रास के हम डिटेल में बात करेंगे, मूल्यह्रास क्या होता है। और मूल्यह्रास को अभी आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि किसी जो परिसंपत्ति है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जो शुद्ध निवेश में से हम शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा शुद्ध निवेश आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश दोनों में अंतर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश। पहले हम बात करें तो सकल निवेश के बारे में, तो इसमें नई परिसंपत्ति तथा पुनर्स्थापन जो पर जो खर्चा किया जाता है दोनों शामिल होता है। नई परिसंपत्तियों खरीदने में जो खर्चा हो रहा है और जो पुरानी परिसंपत्ति है उसको वापस मेंटेन करने में जो खर्चा हो रहा है, तो दोनों इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन शुद्ध निवेश में इसमें केवल उत्पादक द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें पुनर्स्थापन निवेश यानी कि मूल्यह्रास शामिल होता है सकल निवेश में, जैसा कि अभी अपने फॉर्मूले में भी देखा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें केवल इसमें पुनर्स्थापन निवेश शामिल नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है, कि पूरी वृद्धि नहीं दिखाता, शुद्ध वृद्धि नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें मूल्यह्रास हमारा जो होता है डेप्रिसिएशन वो ऐड होता है। नेक्स्ट बात करें, ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें जब मूल्यह्रास होता है, पुनर्स्थापन निवेश होता है, उसको माइनस कर देते हैं, तो पूंजी के स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होती है उसको दर्शाता है। तो हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या होता है, तो इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो मूल्यह्रास सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि है। इसको अगर आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी कोई हमारी स्थिर परिसंपत्ति होती है, यानी कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, तो उसको हम सामान्य जो यूज करते हैं, या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है जिसको हम आकस्मिक हानि बोलते हैं उसके कारण, या प्रत्याशित अप्रचलन के कारण। प्रत्याशित अप्रचलन को हम इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमें पता है कि इस कारण की वजह से उसकी मूल्य कम होगा ही होगा, तो उसको हम प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। तो इससे परिसंपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, यानी सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में जो हानि होती ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। अब मूल्यह्रास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है कि स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य कितने का है और उसको उसका जीवन काल कितने का, यानी प्रत्याशित जीवन अवधि कितने की है। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई हमने मशीन खरीदी है 10 लाख की और वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलने वाली है, तो उसकी जो वैल्यू होगी हर साल 1 लाख रुपए कम होने वाली है, तो उसी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी परिसंपत्ति के मूल्य में जो कमी आएगी
उस सामान्य टूट फूट की वजह से, आकस्मिक हानि की वजह से या प्रत्याशित आपत्ति के कारण जो परिसंपत्ति के मूल्य में कमी होगी उसी को मूल्यह्रास कहते हैं। और कैलकुलेट करना भी सिंपल है कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो लेंगे ऊपर, एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए और 10 साल चलने वाली है, तो मूल्यह्रास कितना हो गया 1 लाख रुपए, यानी कि इस मशीन की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए से कम होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मूल्यह्रास को सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश करके, इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर हमें शुद्ध निवेश निकालना होता था तो शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देते थे सकल निवेश में से, तो हमारा मूल्यह्रास निकल जाता था। ये क्लियर है? यानी शुद्ध निवेश को हमें निकालने के लिए सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अगर अब हमें मूल्यह्रास निकालना तो सिंपल है कि हम सकल निवेश में से अगर हम शुद्ध निवेश को माइनस कर देंगे तो हमारा मूल्यह्रास आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष के बारे में बात करते हैं। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं। इससे अभिप्राय उस कोष से है, कोष मतलब फंड से है, जहां पर हम पैसा जमा करते हैं, उस फंड से है जिसे उत्पादक पुनः स्थापन निवेश के लिए रखते हैं। पुनः स्थापन निवेश का मतलब होता है कि परिसंपत्तियों को फिर से लगाने के लिए, यानी कि जो बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, उसको फिर से बनाने के लिए, फिर से उसको स्टेब्लिश करने के लिए उसको पैसे को रखा जाता है, जमा किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मशीन की वैल्यू या बिल्डिंग की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए कम हो रही है, तो उतना ही पैसा एक फंड में अलग से जमा किया जाता है कि जब उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगी तो उस पैसे को यूज करके उस मशीन को दोबारा से खरीदा जा सके, बनाया जा सके। तो ये मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए फंड्स या कोषों का प्रावधान करते हैं। यहाँ से हमें वो पैसा मिल जाता है, इससे हम मूल्यह्रास से जो हानि हो रही है परिसंपत्ति में उसको वापस मैनेज कर सकें, उस लॉस को पूरा कर सकें। आगे बात करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था प्रत्याशित अप्रचलन और एक होता है अप्रत्याशित अप्रचलन, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बात करते हैं प्रत्याशित अप्रचलन के बारे में और इसके दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले अगर बात करें तो प्रत्याशित अप्रचलन में इससे अभिप्राय तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यानी तकनीक की वजह से या किसी वस्तु की मांग में कमी होने की वजह से, परिवर्तन होने की वजह से जब स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन। यानी कि हमें पता होता है कि तकनीक चेंज होगी समय के साथ साथ। पहले आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आए, फिर उसके बाद एलईडी आया, तो टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज हो रही है। और जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो पुराने वाली टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है, आज के टाइम में कोई भी बंदा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता है, या अब जो इनका कलर टीवी है उनका अगर टीवी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो नया जो लेकर आते हैं वो आपका एलईडी ही लेकर आते हैं। और मांग में परिवर्तन, कि समय के साथ क्या होता है, वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोग पहले ज्यादातर जो पहना करते थे चमड़े वाले जूते ज्यादा पहना करते थे, अब ज्यादातर स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, या जो फैशनेबल शूज आज के टाइम में आते हैं उनको ज्यादा पहनते हैं। तो यानी प्रत्याशित अप्रचलन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि तकनीक में चेंज होने से या किसी वस्तु की मांग में चेंज होने से जब स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य में गिरावट हो जाती है तो उसी को हम प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अप्रत्याशित अप्रचलन के बारे में। तो इससे अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदा जैसे आप जानते हैं बाढ़, भूकंप, आग लगना या आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट है। इनके कारण जब स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी के कारण, तो इसको हम अप्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आगे बात करें तो ये मूल्यह्रास का एक भाग है, यानी कि मूल्यह्रास का एक हिस्सा है कि ये कमी आएगी पर स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में। ये मूल्यह्रास का भाग नहीं है, पूंजीगत हानि को प्रकट करता है, यानी कि हमारा कैपिटल लॉस हो गया है, कि हमारी जो किसी भी कारण जो परिसंपत्ति डैमेज हो जाएगी, आग लगने से, बाढ़ आने से, भूकंप आने से, तो हमारा वो कैपिटल लॉस होगा, पूंजीगत हानि होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्याशित अप्रचलन को मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यानी जो हमारा ये प्रत्याशित अप्रचलन होगा, इसका हम जो अपना फंड बना के मूल्य आरक्षित कोष बनाकर उसको मैनेज कर सकते हैं कि इतना पैसा हर साल कम हो रहा है प्रत्याशित अप्रचलन के कारण, तो जब ये वैल्यू खत्म होगी तो हम नई मशीन ले आएंगे, तो इससे इसको मैनेज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अप्रत्याशित अप्रचलन को स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यानी कि हम इंश्योरेंस करा लेते हैं कि जब अगर कोई आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जो हमारा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
स्थिर पूंजी का उपभोग तथा पूंजीगत हानि, दोनों को हम समझते हैं ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्थिर पूंजी का उपभोग को ही मतलब मूल्य ह्रास को ही हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, और पूंजीगत हानि के बारे में हमने बात करी थी, तो फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि में हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर पहले बात करें स्थिर पूंजी का उपभोग, तो इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग होने के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि है। आसान शब्दों में यानी कि जो हम स्थिर परिसंपत्ति को उत्पादन प्रक्रिया में यूज करते हैं लगातार, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है, मूल्य में कमी आ जाती है, उसी को हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था पीछे। और इसके बाद इसमें बात करें तो इससे अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी है जब वह प्रयोग नहीं किया जाते, यानी प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है। अब स्थिर पूंजी का उपभोग क्यों होता है, आपका यह मूल्य ह्रास क्यों होता है, तो इसके 3 कारण है आपका, सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित आपर्षण, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हम आगे बात करें तो इसमें हानि के कारण क्या होते हैं। पूंजीगत हानि लॉस कब होता है हमारा, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इसकी वजह से, या आर्थिक मंदी के कारण। इसके बारे में बात करें, इसे मूल्य आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इसको मैनेज करते हैं मूल्य आरक्षित कोष के द्वारा, और इसको हम स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा यानी कि इंश्योरेंस के द्वारा इसको मैनेज करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टॉक और प्रवाह। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर अच्छे से समझिए और ध्यान से सुनिएगा। पहले हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। यानी स्टॉक क्या होता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर हम जब किसी चीज की वैल्यू या मूल्य हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यानी कि पूंजी का स्टॉक या मुद्रा का स्टॉक, यानी एग्जांपल के लिए कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, हम उसको रोजाना जाके चेक नहीं करते हैं, कभी जाके चेक कर लिए हमारे घर में कितना पैसा रखा है, उसको हम डेली चेक नहीं करते हैं। जब भी हमने किसी भी एक बिंदु पर उठकर हमने देख लिया कितना पैसा हमारे पास है, तो ये एक निश्चित बिंदु पर हम चेक कर लेते हैं। और प्रवाह क्या होता है, प्रवाह समय की विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, इसे प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। प्रति इकाई समय अवधि का मतलब होता है कि हर घंटे हम चेक करते हैं, या हर दिन चेक करते हैं, या हर महीने चेक करते हैं, या हर साल चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हर हफ्ते कितना उत्पादन हो रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं, या फिर हमारा कितना हम 6 महीने में ब्याज दे रहे हैं, हर महीने कितना ब्याज दे रहे हैं उसको हम देखते हैं, हमारी इनकम कितनी आ रही है हर महीने उसको हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रवाह, यानी जिसको हम एक विशिष्ट अवधि में देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको डिफरेंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टॉक और प्रवाह में। पहले हम बात करें स्टॉक से अभिप्राय समय के बिंदु पर एक चर के मूल्य से, कि एक बिंदु पर किसी चर का मूल्य क्या है। और प्रवाह के बारे में बात करें तो आपका इससे अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से, यानी एक अवधि के दौरान चर का वैल्यू क्या है। चर यानी कि आपका कुछ भी हो सकता है, आपका मुद्रा हो सकती है, पूंजी हो सकती है, आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, ब्याज हो सकता है। और स्टॉक का समय काल नहीं होता, यानी स्टॉक को हम किसी एक समय बिंदु पर नहीं देखते, बल्कि किसी एक विशेष बिंदु पर देखते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय काल नहीं होता कि हर हफ्ते, हर महीने या हर साल, ऐसा नहीं होता। इसे समय के विशेष बिंदु पर मापा जाता है। प्रवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह या प्रति वर्ष मापा जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी स्टॉक से क्या होता है, प्रवाह हमारा प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुतः सेवाओं का प्रभाव भी उतना अधिक होगा, यानी हम जितनी ज्यादा पूंजी बिजनेस में लगाएंगे उससे उतना ही वस्तु सेवाओं का क्या होगा, उत्पादन होगा, वस्तु सेवाओं का प्रवाह होगा। इसके बाद हम इसमें बात करें तो प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, यानी आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, यानी इनकम जितनी हमें हर हफ्ते या हर महीने आएगी, लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही ज्यादा होगा। आई होप। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कि करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे उपभोग व्यय के बारे में, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जो उपभोग पर हम खर्च करते हैं उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से हमारा अभिप्राय होता है समग्र उपभोग व्यय से। समग्र उपभोग व्यय का मतलब होता है कि सारे जो उपभोग व्यय उसका टोटल, एग्रीगेट यानी टोटल। तो इसका मतलब ये होता है कि समग्र उपभोग व्यय का, यानी जो परिवारों द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, और गैर लाभ निजी संस्थाओं के द्वारा, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, उनके द्वारा जो उपभोग पर खर्चा किया जा रहा है, उस सबके जोड़ को समग्र उपभोग व्यय कहा जाता है, या समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निवेश। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हम समष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो उसको हम थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे हम बात करेंगे। तो निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली
वृद्धि से। पूंजी का स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हमारा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह आता है, तो उसमें उसके स्टॉक में जो वृद्धि होती है तो उसी को बोलते हैं निवेश। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हमारे इस साल के शुरुआत में हमारे पास 10 मशीनें थी और साल के अंत तक हमारे पास 15 मशीन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने साल के दौरान 5 नई मशीनें और खरीदी हैं। तो हमारे पूंजी के स्टॉक में कितने की वृद्धि हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने, 5 मशीनों की हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो गई। तो इसी को बोलते हैं आपका निवेश। आगे बात करते हैं इसमें। तो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण कहा जाता है, यानी जो हमारे साल के दौरान पूंजी के स्टॉक में जो चेंज हो रहा है, जो हमारी 10 से 15 मशीनें हो रही हैं, उसी को कहा जाता है आपका पूंजी निर्माण। और यानी कि हमारा आई, इसका जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डेल्टा के, इसका मतलब होता है कि आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कितना होगा, जितना हमारा पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, यानी पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है, के यानी कि कैपिटल, यानी पूंजी के स्टॉक में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, निवेश होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हम बात करते हैं आगे, जो हमारा निवेश होता है वो दो तरह का होता है, स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्थिर निवेश। स्थिर निवेश को हम स्थायी निवेश भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं, जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक, स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारा प्लांट, मशीनरी वगैरह होता है, ये आपका सब स्टॉक का स्थिर परिसंपत्ति में आता है। तो एक साल के अंदर जो स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में जो हमारा परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, उसी को हम स्थिर निवेश कहते हैं या स्थायी निवेश कहते हैं। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। जो हमारे साल के जो अंत में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक कितना है, जैसे साल के लास्ट में हमारे पास 10 मशीनें हैं, ठीक है, और साल के आरंभ में कितनी मशीनें हैं, मान लेते हैं साल के आरंभ में 5 मशीनें हैं, ठीक है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो कितना निकल गया है, 5। तो यानी कि हमारे साल के दौरान तो 5 मशीनों की वृद्धि हुई है। साल के लास्ट में हमने जब चेक करा तो हमारे पास 10 मशीनें हैं और साल के शुरू में हमारे पास 5 मशीनें थी, तो दोनों का जो अंतर हुआ 5 मशीनें है। यानी कि जो हमारे जो स्थिर पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि हुई कितने की हुई, 5 मशीनों की। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे हम बात करते हैं। तो स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका माल सूची निवेश। माल सूची निवेश के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक, जैसा हमारे आती है तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल, इसमें होने वाले परिवर्तन को हम उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। यानी एक साल के दौरान जो तैयार वस्तु के स्टॉक में, अर्ध तैयार वस्तु के स्टॉक में या कच्चे माल में जो भी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम कहते हैं आपका माल सूची निवेश। एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, तो हमारे पास जो उसका स्टॉक था, माल सूची स्टॉक जो था, इसमें तैयार वस्तु, अर्ध तैयार वस्तु और कच्चा माल तीनों आता है। तो हमारा जो साल के शुरू में था हमारे पास मान लेते हैं 1000 था, ठीक है, और साल के लास्ट में हमारे पास 3000 है, तो साल के दौरान कितने की वृद्धि हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने, 2000 की हमारी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं माल सूची निवेश। सिंपल है कैलकुलेट करना। लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक हमारा कितना है, जैसा मैंने बताया कि हमारे लास्ट में, साल के लास्ट में 2000 है, सॉरी 3000 है, और साल के आरंभ में कितना है, 1000। तो दोनों का हम अंतर कर लेंगे तो माल सूची निवेश कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यानी हम तीनों चीज ले लेंगे, तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल, तीनों को हम जोड़ लेंगे, साल के लास्ट में कितना है उसको माइनस कर देंगे, साल के शुरू में कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माल सूची निवेश। अब माल सूची निवेश भी इसमें दो तरह का होता है, वांछित माल सूची स्टॉक और अवांछित माल सूची स्टॉक। तो चलिए इसको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वांछित माल सूची स्टॉक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक। तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से है। नियोजित माल सूची स्टॉक का मतलब होता है कि जिसकी हमने प्लानिंग की होती है कि हम इतना स्टॉक अपने पास रखेंगे, ताकि जो भी अगर मांग आती है, हमारे पास डिमांड आती है फ्यूचर में, उसको हम पूरा कर सकें, जिसकी हमने प्लानिंग की होती है, तो उसको आपका नियोजित माल सूची स्टॉक कहते हैं, आपका वांछित माल सूची स्टॉक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इससे अभिप्राय नियोजित माल सूची स्टॉक से, यानी जिसकी हमने प्लानिंग की है कि इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए हमारी आने वाली मांग को, यानी भविष्य में जो मांग आने वाली है उसको पूरा करने के। और ये उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तु की को भावी मांग को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है, कि जितने हमारे भविष्य में, जैसे आपको बताया कि जितनी हमारी डिमांड आएगी उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पास ये स्टॉक को बना के रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उसको हम पूरा कर सकें।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अवांछित माल सूची स्टॉक यानी कि अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में। इससे अभिप्राय अनियोजित माल सूची स्टॉक से है, यानी कि ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की है, ये हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। अब ये कैसे होगा इकट्ठा, कि ये सिंपल सी बात है कि जितनी हमारी मांग होनी चाहिए उससे हमारी वस्तु की मांग कम होती है, यानी अपेक्षित मांग की तुलना में वस्तु की मांग के कम होने के कारण उत्पन्न होती है। कि एग्जांपल के साथ बताऊं, जैसे हमने 1000 वॉशिंग मशीन बनाई है तो हमें आशा थी कि 1000 बिक जाएंगे, 1000 में से 800 बिक जाएंगे, 200 हमारे स्टॉक में रह जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मान लेते 300 ही बिकी, तो हमारे पास जो बहुत सारा स्टॉक हमारे पास बच गया। ये अपेक्षित मांग, ठीक है, यानी जितना हमारा बचना चाहिए तो उससे ज्यादा हमारे पास बच गया, तो ये हमारी जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे कम होने के कारण ये ऐसा हुआ है। तो अनियोजित माल सूची स्टॉक के कारण क्या होता है, हमें हानि होती है, लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे गाड़ी वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें गाड़ियां जैसे बिकनी चाहिए थी हमारी 1000, तो हमारी गाड़ियां बिकी है मान लेते हैं 200, 800 हमारी गाड़ियां रह गई हैं। तो क्या होता है, कंपनी हर साल कुछ ना कुछ नया कहते हैं मॉडल निकालती है, नई गाड़ियां निकालती है, तो पुरानी गाड़ियां फिर बच जाएंगी, तो उनको बेचने में उनको प्रॉब्लम आएगी, तो उनको क्या होता है कम रेट में उनको बेचनी पड़ती है। जो अगर वो ज्यादा स्टॉक बचा रह जाता है तो उनको प्राइस कम करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, उनको लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सकल निवेश, जिसको बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ, स्थिर परिसंपत्ति से आपको पहले भी बताया बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ जो हमारा माल सूची स्टॉक पर जो खर्चा होता है, स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक यानी दोनों को खरीदने पर जो हमारा खर्च होता है उसी को हम बोलते हैं आपका माल सूची निवेश, सॉरी सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं कि सकल निवेश कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है कि लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसमें हम ऐड कर देंगे लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर जो हमारा खर्चा हुआ है, दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, यानी इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आसान शब्दों में कि हमें स्थिर परिसंपत्ति खरीदने पे जो खर्चा हुआ है और माल सूची स्टॉक खरीदने पे जो खर्चा हुआ है दोनों को जोड़ लेंगे। बात करें दूसरा तरीका इसको निकालने का, तो सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, जिसको हम पुनर्स्थापन में भी कहते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुद्ध निवेश का मतलब क्या होता है हमारा, कि सकल निवेश में से जब हम क्या करते हैं मूल्यह्रास को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है इसको भी हम जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मूल्यह्रास के हम डिटेल में बात करेंगे मूल्यह्रास क्या होता है। और मूल्यह्रास को आप अभी आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि किसी जो परिसंपत्ति है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जो शुद्ध निवेश में से हम शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा शुद्ध निवेश आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश। पहले हम बात करें तो सकल निवेश के बारे में, तो इसमें नई परिसंपत्ति तथा पुनर्स्थापन जो पर जो खर्चा किया जाता है दोनों शामिल होता है। नई परिसंपत्ति को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है और जो पुरानी परिसंपत्ति है उसको वापस मेंटेन करने में जो खर्चा हो रहा है, तो दोनों इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन शुद्ध निवेश में इसमें केवल उत्पादक द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें पुनर्स्थापन निवेश यानी मूल्यह्रास शामिल होता है सकल निवेश में, जैसा कि अभी अपने फॉर्मूले में भी देखा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें केवल इसमें पुनर्स्थापन निवेश शामिल नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है, कि पूरी वृद्धि नहीं दिखाता, शुद्ध वृद्धि नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें मूल्यह्रास हमारा जो होता है डेप्रिसिएशन वो ऐड होता है। नेक्स्ट बात करें, ये वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें जब मूल्यह्रास होता है पुनर्स्थापन निवेश होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो पूंजी के स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होती है उसको दे देते हैं। तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। इसके बारे में आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। परिवार क्षेत्र, इसमें सारे जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो आते हैं। उत्पादक क्षेत्र में हमारे जो भी उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं, जो उत्पादन करने वाली फर्म है, वो इसमें शामिल की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र में हमारा सरकार आती है, जो उत्पादक के रूप में और कल्याणकारी एजेंसी, दोनों कल्याणकारी एजेंसी के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें विदेशी क्षेत्र के बारे में, तो इसमें वस्तु और सेवाओं के हम आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
पहले हम बात करें परिवार क्षेत्र के बारे में, तो परिवार क्षेत्र में इसमें वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, यानी जो भी वस्तु सेवा के जो उपभोक्ता होते हैं इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। आगे हम बात करें, इसको समझें, तो परिवार या गृह क्षेत्र उत्पादन के कारकों साधनों का स्वामी होता है, यानी किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो भी कारक या साधन यूज होते हैं, जैसे बेसिकली 4 फैक्टर ज्यादा यूज होते हैं हमारे, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है, यानी कि जमीन हो गई, मजदूर हो गए, पूंजी हो गई और उद्यम हो गया। इन सारी चीजों को यूज करके किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है और परिवार क्षेत्र इनके स्वामी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उत्पादक क्षेत्र। अब बात करते हैं इसमें की अर्थव्यवस्था की, यानी इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादन करने वाली सभी फर्में शामिल होती हैं, यानी जो भी फर्में किसी वस्तु सेवा को उत्पादन कर रही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, वो सारी फर्में इसमें शामिल होती हैं, चाहे वो कपड़ा बना रही हो, पानी की बोतल बना रही हो, या फिर प्लास्टिक के बर्तन, या कुछ भी एनीथिंग जो भी बना रही हो, वो सारी फर्में इसमें शामिल होती हैं। इसमें हम आगे बात करें, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारकों को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर लेती हैं, उसमें बात करते हैं या खरीद लेती हैं। इसको अगर हम समझे ध्यान से तो बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट आपका, कि इसमें सारे जो उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं या फर्में हैं अर्थव्यवस्था में वो इसमें आती हैं, और जो फर्में वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कारक यूज होते हैं, यानी जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये जो कारक यूज होते हैं उनको परिवार क्षेत्र से या तो भाड़े पर लेती हैं या उनको खरीद लेती हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं सरकारी क्षेत्र। इसमें कल्याणकारी एजेंसी तथा उत्पादक के रूप में सरकार सम्मिलित होती है। समझते हैं इसको बहुत आसानी की, इसमें जो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में या उत्पादक के रूप में सरकार शामिल होती है। और कल्याणकारी एजेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो सरकार समाज के भले के लिए काम करती है, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, सुरक्षा हो गया, उनका जो चिकित्सा यानी कि उनके हेल्थ से रिलेटेड जो सारी चीजें हो गई, वो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में काम करती है और उत्पादक के रूप में भी काम करती है वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं विदेशी क्षेत्र, द एक्सटर्नल सेक्टर। तो इसमें उन क्रियाओं को यानी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से संबंधित है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है वो मोस्टली बच्चों को क्लियर होगा, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो मैं उसको एक बार बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब वस्तु सेवाओं को विदेश से खरीदते हैं तो इंपोर्ट होता है, और जब विदेश में वस्तु सेवाओं को बेचते हैं वो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें उन क्रियाओं को, एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो वस्तु सेवाओं के निर्यात एवं आयात से संबंधित होती हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो यानी अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरा अच्छे से समझिए कि इसमें अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र एक प्रकार से या अन्य प्रकार से अन्य क्षेत्र पर निर्भर करता है। इंटरसेक्टरल फ्लो का मतलब क्या होता है आपका, कि इसमें जो अर्थव्यवस्था का जो एक क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र एक प्रकार से या अन्य प्रकार से अन्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे हम बात कर रहे थे, और पहले इसको अगर समझे तो इसी को हम अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता कहते हैं, यानी इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, यानी एक क्षेत्र अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है। यानी परिवार क्षेत्र वस्तु सेवाओं के लिए उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है, और उत्पादक क्षेत्र अपने उत्पादन के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनके लिए परिवार क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। इसको हम अच्छे से समझते हैं आगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, परिवार क्षेत्र वस्तु तथा सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्पादक क्षेत्र पर तथा उत्पादन के कार्यों के लिए परिवार क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसके आगे हम बात करें तो इसमें अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सरकारी क्षेत्र अपनी कर तथा करेतर प्राप्तियों के लिए, कर यानी टैक्स से जो प्राप्ति होती है, और करेतर प्राप्तियां यानी कि जो टैक्स के अलावा प्राप्तियां होती है, जैसे इसमें आपका फीस आ गया या जुर्माना आ गया, उसके लिए उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र पर तथा ये दोनों क्षेत्र यानी परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र अपनी कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर करते हैं। सिंपल है कि सरकार अपने टैक्स की इनकम के लिए या करेतर प्राप्तियों के लिए परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर करती है, और उत्पादक क्षेत्र जो है, उत्पादक क्षेत्र और जो परिवार क्षेत्र है अपनी सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट्स रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है हमारा वास्तविक प्रवाह यानी कि रियल फ्लोज। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह से है, यानी दो क्षेत्रों के बीच में जो भी वस्तु सेवाओं के प्रवाह होते हैं उसको हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं।
इसमें हम आगे इसको समझें तो परिवार क्षेत्र से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो परिवार क्षेत्र होता है, जो उत्पादन के कारक होते हैं उनका स्वामी होता है। उत्पादन के कारक जैसे बताया था कि आपका भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इनका मालिक होता है, जिनको हम यूज करके उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर कारक सेवाओं के प्रवाह। ठीक है, तो जो कारक सेवाएं वो परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर प्रवाह करेंगे। अथवा आप ये कह सकते हो कि उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तु तथा सेवाओं की, क्योंकि उत्पादक क्षेत्र क्या होता है, वो उत्पादन कार्यों को यूज करके वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। तो उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तु सेवाओं के प्रवाह, ये हमारे वास्तविक प्रवाह के उदाहरण हैं दोनों। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो है मौद्रिक प्रवाह। इसमें हम बात करें तो इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में जो मुद्रा का प्रवाह होता है, मनी का फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। इसमें अगर हम समझें तो उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर कारक भुगतानों के प्रवाह, जो उत्पादक क्षेत्र है उसने परिवार क्षेत्र से कारक सेवाएं जो ली हैं, उत्पादन के जो कारकों को लिया है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, तो उसके बदले में उसको भुगतान करेगा। ठीक है, मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, किराए के रूप में या लाभ के रूप में उसको भुगतान करेगा। तो उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर क्या होगा, कारक भुगतानों का प्रवाह, तथा परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर, यानी परिवार क्षेत्र क्या करेगा, उसका जो पैसा आया कारक भुगतान का, वो सब वस्तुओं सेवाओं को खरीदने में खर्चा करेगा। ठीक है, इसी का जो मुद्रा का जो प्रवाह हो रहा है उसी को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ये मौद्रिक प्रवाह के हमारे उदाहरण है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, आपको एक हाउस होल्ड दिख रहा होगा यानी कि परिवार क्षेत्र, और दूसरा आपको दिख रहा होगा फर्म यानी कि आपका उत्पादक क्षेत्र। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, जो हम ब्लू एरो यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहले परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ क्या जाता है, कारक सेवा यानी फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, और उसके बदले में फर्म उनको क्या देता है, परिवार क्षेत्र को वस्तुएं सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज देता है। अब सेकंड अगर हम समझे, जो ऑरेंज एरो में है, वो फर्म से परिवार क्षेत्र की ओर क्या जाता है, इनकम जाती है, यानी कारक भुगतान जो होता है वो जाता है, जो हमारा पूंजी के रूप में होता है, ब्याज के रूप में होता है, या हमारी लगान के रूप में होता है, या प्रॉफिट के रूप में यानी कि लाभ के रूप में होता है। और वही जो फिर परिवार क्षेत्र क्या करता है, उसी पैसे को खर्च करता है वस्तु सेवाओं को खरीदने के लिए फर्म से। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अपना डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे अभिप्राय उत्पादन, आय सर्जन तथा व्यय की ना समाप्त होने वाली क्रियाओं के प्रवाह से, यानी कि उत्पादन, आय सर्जन तथा व्यय की ऐसी क्रियाएं जो लगातार चलती रहती हैं, जिनका फ्लो लगातार होता रहता है एक सर्कुलर वे में, एक सर्कल के रूप में, उसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। इसको हम आगे समझते हैं। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, विशेषकर उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इसे मुद्रा का चक्रीय प्रवाह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसको हम समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। बहुत ही सिंपल है, इसको आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, यानी कि उसको बोलते हैं उत्पादन फेज, जो है हमारा उत्पादन का जो चरण है। हमें वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं पहले, और उससे इनकम जनरेट होती है। उत्पादक जो उत्पादन करता है उत्पादन के साधनों को यूज करके, जैसा मैंने पहले बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इन उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधनों को यूज करके वो वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है, उससे इनकम जनरेट होती है, यानी इनकम आती है, इनकम का सर्जन होता है। अब वो उस इनकम को उत्पादन के साधनों के बीच में बांटता है, जिसको हम आय फेज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं। उस आय का बंटवारा करता है। जैसे क्या करता है वो, जैसे उन्हें भूमि यूज करी है तो उसका किराया देगा, मजदूर यूज करें तो उसकी मजदूरी देगा, और उसने पूंजी यूज की है तो उसका ब्याज देगा, और उद्यम को यानी कि मालिक को क्या मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, अपनी जो नॉलेज को यूज करके बिजनेस करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, थर्ड फेज में जो पैसा आ गया उत्पादन के कारकों के स्वामियों के पास, जिन्होंने अपने साधन दिए थे उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन करने के लिए, उनके पास जो पैसा आ गया अपनी सेवाओं के बदले में, वो उसी पैसे को अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो ये चक्र वो चलता रहेगा कि पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन से इनकम हुई, फिर उसी इनकम को वापस उन्हीं वस्तु से खरीदने के लिए खर्चा किया गया। इसीलिए इसको कहते हैं आपका आय का चक्रीय प्रवाह, यानी एक चक्र के रूप में चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल यानी चक्रीय प्रवाह मॉडल का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए हमें चक्रीय प्रवाह मॉडल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो कारक आय होती है, जो हमारी कारक सेवाओं के बदले में मिलती है, जो लगान ब्याज लाभ है, उसको लेकर हम क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं राष्ट्रीय आय का। इसी के जोड़ से राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता का ज्ञान। हमें पता चल जाता है कि एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र पर किस प्रकार निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है, कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं या क्या क्या चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। पहले हम बात करें राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। इसमें हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उससे रिलेटेड जो बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट आपको बताऊं रोजगार का सिद्धांत, की अर्थव्यवस्था में किस तरह से आय और रोजगार का सिद्धांत निर्धारित होता है, कि रोजगार का जनरेशन किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा का सिद्धांत, की मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा का महत्व क्या है और मुद्रा कितने तरह की होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, की अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर किस तरह से निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। सरकारी बजट, की सरकार बजट किस तरह से निर्धारित करती है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं और बजट से सामान्य जनता को क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट होता है विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब होता है कि एक देशी करेंसी को अन्य देशी करेंसी में चेंज करने के लिए जो रेट हम निर्धारित करते हैं या निर्धारित होता है, तो उसी को बोलते हैं विनिमय दर। और भुगतान शेष क्या होता है, कि एक देश के अन्य देश के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं, यानी कि आयात निर्यात होता है, उसी को हम भुगतान शेष कहते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अलग से चैप्टर्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आय है, तो इसके जस्ट बाद हम राष्ट्रीय आय स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि महत्व क्या है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का चित्रण, समष्टि अर्थशास्त्र से हमें ये नॉलेज हो जाती है कि हमारा अर्थव्यवस्था का जो चित्रण है किस तरह से है, कि हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ किस तरह से हो रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, या उसका मार्ग नक्शा किस तरह से होना चाहिए, हमें किस तरह से आगे काम करना है, वो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता मतलब होता है कि हमारे देश में ना तो बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो, ना बहुत ज्यादा मंदी हो, एक ऐसी स्थिति हो जिसमें एक बैलेंस बना रहे, ना बहुत ज्यादा महंगाई हो ना बहुत ज्यादा मंदी हो। नेक्स्ट बात करें भुगतान शेष की स्थिति। भुगतान शेष, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भुगतान शेष की स्थिति का कैसे चलता है, कि हमारा एक देश का अन्य देश का जो भी लेन देन होते हैं, आर्थिक लेन देन या आयात निर्यात होते हैं, वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें निर्धनता तथा पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याएं, कि हमारे देश में निर्धनता कितनी व्यापक है, कितनी फैली हुई है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, प्रदूषण किस तरह से फैल रहा है, उसका हमें पता चल जाता है कि हमें उसके लिए क्या चीजें करनी है। अगर उसकी हमें नॉलेज होगी तो हम उसके लिए स्टेप ले पाएंगे। नेक्स्ट नीति निर्धारण, तो गवर्नमेंट जो अपनी सारी नीतियां बनाती है वो अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ही बनाती है कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई एडवाइस है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो आपके बगल में बेल आइकन है इसको प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ, और हाँ नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको जरूर देखें। थैंक यू।